नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की इस दुनिया में। और आपके लिए आज हम स्पेशल एक टॉपिक लेके आए जिसका नाम है सूर्यताप या इंसोलेशन। सूर्यताप के बारे में आप परिचित हो और सूर्यताप का जीवन में कितना महत्व है ये आप सभी को मालूम है कि वायुमंडल की होने वाली सभी घटनाएं, जीवमंडल में होने वाली सभी घटनाएं या धरातल पर रहने वाले प्राणी वर्ग या जीव जंतु सभी के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूर्य का एक बहुत बड़ा महत्व देखा जाता है और उसी के द्वारा पूरी दुनिया का संचालन देखने को मिलता है। यानी कि हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य नहीं हो तो दुनिया भी नहीं होगी। और सूर्य एक दिन के लिए यदि चमकना बंद कर दे या सूर्य एक दिन के लिए प्रकाश देना बंद कर दे तो हमारी पृथ्वी कुछ ही घंटों में ध्रुवों की तरह बर्फ के रूप में एकदम फ्रीजिंग हो जाएगी, यानी एकदम बर्फ के रूप में एक चादर जम जाएगी। तो भी कहना चाहेंगे कि सूर्यताप धरातल पर किस प्रकार से अपने प्रभाव को बताता है और किस प्रकार से उस तापमान के द्वारा पूरे जीवमंडल में संचालन क्रिया होती है। तो देखते हैं इसके बारे में। हमारे टॉपिक का नाम भी क्या है? सूर्यताप। तो सामान्य रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी या जीवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य रूप से जो ऊर्जा मिलती है वो किन किन सोर्स से मिलती है, किन किन सोर्स से मिलती है। वो सोर्स होते हैं या तो आपके अंतर्जात एंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा या मुख्य रूप से हमके सन एनर्जी द्वारा, ये सूर्य ताप के द्वारा। तो आपके एंडोजेनेटिक का जो रोल होता है वो ये होता है कि धरातल के आंतरिक भाग में तापमान में विभिन्नता होने के कारण या तापमान में भिन्नता होने के कारण अंतर्जात बल क्रिएटिव होते हैं और वो धरातल पर कई प्रकार से असमानताओं को क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ कहीं पर जल रूप में, कहीं पर आपके वनस्पति को, कहीं पर आपको भूमि को, कहीं आपके वायुमंडल को या कहीं आपके वायुमंडल की मौसमी घटनाओं को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं ग्रेविटी का मेन रोल होता है। पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटी पाई जाती है, सूर्य के ऊपर ग्रेविटी पाई जाती है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो सूर्य के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होती है। इट मींस हम ये कहे कि धरातल के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर आपका वेट, आपका वजन यदि 10 किलो है तो सूर्य के ऊपर कितना हो जाएगा? 280 किलो वजन हो जाएगा। इतने इतना ग्रेविटी का अंतर आ जाता है। तो ग्रेविटी का एक अपने आप में एक बड़ा एक रोल होता है सूर्य के लिए। और यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि 600 अरब किलोमीटर दूर जो प्लेनेट है वो भी सूर्य की ग्रेविटी के अंदर आ जाता है। यानी कि सूर्य की ग्रेविटी का इतना दूरी तक प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि आपके ग्रेविटी के द्वारा क्या करती है? ग्रेविटी ढाल के द्वारा जल और हिम को बहने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और वह क्या करती है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और हम आते हैं मुख्य जो ऊर्जा प्राप्त होती है धरातल को, वो होती है आपकी सूर्य के द्वारा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले या जीवमंडल के लिए सूर्य ही एकमात्र सबसे ज्यादा तापमान का कह सकते हैं या ऊर्जा का एक मुख्य सोर्स माना जाता है। और जो ये पृथ्वी पर जो इसकी ऊर्जा आती है, पृथ्वी पर सतह पर या पृथ्वी पर या सरफेस पर जो ऊर्जा होती है सूर्य की डायरेक्ट आती है या कहीं पर तिरछी भी आती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश धरातल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश धरातल के ऊपर सूर्य का प्रकाश सभी जगह सीधा नहीं पड़ता, कहीं पर तिरछा होता है और कहीं पर ज्यादा तिरछा रूप लिए हुए होता है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी का झुकाव 23 डिग्री हाफ यानी 23.5 डिग्री पर झुकाव होने के कारण 66 डिग्री एंगल पर रोटेट होने के कारण या रिवोल्यूशन होने के कारण पृथ्वी की दिन प्रतिदिन अर्थात दैनिक और वार्षिक गति में अंतर आ जाने के कारण उसका सूर्य का इंपैक्ट है, सूर्य के प्रकाश का भी पृथ्वी के ऊपर कई ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। यानी मौसम का बनना या ऋतुओं का बनना या दिन रात का बनना, ये सभी क्रियाएं क्या होगी? आपकी पृथ्वी के रोटेट और परिवर्तन करने के कारण वो सूर्य का प्रकाश जहां पर पृथ्वी पर पड़ेगा उसके आधार पर इसका तापमान का या सूर्य के प्रकाश का निर्माण या उसका प्रभाव पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सूर्य की जो किरणें आती है धरातल के ऊपर, जो उनको तो हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लघु तरंग। ध्यान रखना, लघु तरंग केवल पूछा गया एग्जाम में कि सूर्य से आने वाली तरंग को या सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? लघु तरंग, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं। और जब ये सतह जब गर्म हो जाती है, धरातल गर्म हो जाती है तो वापस क्या करती है? ये इसकी रे वापस वायुमंडल में जाने लगती है, वायुमंडल में गमन करती है। तो ये जो वायुमंडल में जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ
तरंग कहते हैं, या कई बार इसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, पार्थिव विकिरण। तो दोस्तों आपको बिल्कुल फैक्ट, ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 1 और 2, यानी लघु तरंग तो क्या होती है, सूर्य से धरातल पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं, लघु तरंग, शॉर्ट वेव्स कहा जाता है। और धरातल से वापस वायुमंडल में जो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ तरंग कहते हैं या पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लघु तरंग से नाम से आप ये मत कहना कि सूर्य से तो बड़ी तरंग आने चाहिए। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है, जितनी ज्यादा हीट गर्म होती है, वो क्या करती है, वो ठंडा होने के लिए या अपने विकिरित ऊर्जा को विकिरित करती है। ऊर्जा को विकिरित करने के कारण वो लघु तरंगों के रूप में विकिरण करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए सूर्य आग का गोला है, और सूर्य आग का गोला का मतलब सूर्य के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान होने के कारण वो किरणें क्या करती है, वो किरणें यहाँ पे आपकी लघु तरंग के रूप में आती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो सूर्य की जो संरचना है वो कैसी है, सूर्य की संरचना कैसी है। और इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि परिभाषा के रूप में सूर्य, तो आपको लोगों ने क्या क्या तरीके से बताया है। तो हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के रूप में विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्वानों में मुख्यतः एक साधारण रूप से तो ये कहा गया है कि सूर्य विकिरण का धरातल पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसको हम सूर्यताप या इंसोलेशन कहा जाता है। लेकिन फिर भी परिभाषा के रूप में आपके क्रिचफील्ड और टिवार्था, इन लोगों ने भी परिभाषा दी। तो क्रिचफील्ड तो ये कहते हैं कि सूर्य विकिरण का लघु तरंग के रूप में धरातल पर आना क्या कहलाता है, सूर्यताप कहलाता है। और टिवार्था क्या कहते हैं, टिवार्था कहते हैं शॉर्ट वेव लघु तरंग जो 1,86,000 वर्ग 1,86,000 प्रति मिल सेकंड के अकॉर्डिंग जो आपके धरातल पर आती है उसी को इन्होंने क्या कह दिया, इसी को इन्होंने सूर्यताप कह दिया। यानी परिभाषा में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। कहने का मतलब सूर्य से जो प्रकाश धरातल पर आ रहा है शॉर्ट वेव्स के रूप में, उसी को इन्होंने क्या सूर्यताप के रूप में परिभाषित किया। और इसकी संरचना की बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सूर्य की जो संरचना होती है वो भी एक तरीके से आपके पृथ्वी के सिमिलर ही होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी में आपके कोर होता है उसी प्रकार से सूर्य के आंतरिक भाग में भी कोर होता है। तो समझने वाली बात यह है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर में जो कोर होता है, कोर सबसे ज्यादा पावरफुल रीजन वही होता है जहां से आपके सूर्य या आग का गोला जिसको हम कहते हैं या उसका तापमान इतना ज्यादा होता है, वो सेंटर आपका कोर ही होता है। तो सामान्य रूप से सूर्य संरचना को समझेंगे तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इसके अंतर्गत आंतरिक भाग में एक कोर जोन होता है, एक आपका रेडियो जोन होता है, एक आपका कन्वेक्टिव जोन होता है, एक आपका फोटोस्फीयर होता है, आपका क्रोमोस्फीयर होता है, आपका कोरोना होता है। इनमें से भी कहना चाहते हैं एक होता है कोर मंडल, एक होता है आपका विकिरण मंडल, एक होता है आपका समन मंडल, एक होता है आपका फोटोस्फीयर मंडल, एक आपका होता है क्रोमोस्फीयर मंडल और एक होता है कोरोना। तो कहने का मतलब ये है कि संरचना के अंतर्गत इतने सारे सेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। तो हम संरचना आपको बताते हैं कि सूर्य की संरचना किस प्रकार से है। तो उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सूर्य की जो आंतरिक भाग में तापमान होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो समझिए, सूर्य के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण, सूर्य के आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव एवं तापमान के कारण, नाभिक के फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा का जन्म होता है और यही ऊर्जा सतह पर पहुंचती है परिचालन और समन के द्वारा, और ये परिचालन समन के द्वारा पहुंचने पर ये फोटोन के रूप में फोटोस्फीयर तक पहुंच जाती है। और फोटोस्फीयर से ही आपकी ऊर्जा सतह के बाहर आती है और वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण होते हुए आपके धरातल तक पहुंच जाती है। तो सामान्य रूप से ये जो प्रोसेस आपको समझना चाहिए। और यहीं पर एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सूर्य के आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो 75% हाइड्रोजन पाई जाती है,
25% हीलियम पाई जाती है और अन्य 3% में आपके डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण या अन्य गैसें भी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन के पर्पस से या फैक्ट के पर्पस से आपको आना चाहिए। और आपको ये भी आना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस की हमने बात की तो हाइड्रोजन तो सबसे हल्की गैस भी होती है और उसके बाद हीलियम से कम हल्की गैस होती है। तो इस चीज को, संरचना को आगे समझते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से उसकी आखिरी संरचना है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है, जो आपको स्ट्रक्चर बता रही है, किसका स्ट्रक्चर बता रही है? आपका सूर्यताप की संरचना है। सूर्यताप की संरचना कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है कि लेयर टू लेयर, यानी वन लेयर के बाद सेकंड लेयर कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कोरोजोन एकदम सेंटर की लेयर होती है। और कोरोजोन की हम बात कर रहे थे कि कोरोजोन में क्या होता है, कोरोजोन में ही सबसे ज्यादा तापमान होता है, हाइड्रोजन हीलियम का रूपांतर होने के कारण, नाभिक की फ्यूजन के कारण यहाँ पे ऊर्जा का जनन होता है। तो कोर जोन क्या हो गया? मुख्य केंद्र हो गया किसका? सूर्य का, यानी सूर्य का आंतरिक भाग या सेंटर हम पार्ट कहें तो वो कोर जोन ही होता है, जहां से सूर्य के प्रकाश निकलेगा। अगला है आपका रेडिएटिव जोन। नंबर 2 पे इसको कहा जाता है रेडिएटिव जोन या विकिरण जोन, या इसको विकिरण जोन कहा जाता है। नंबर 3 आपका कन्वेक्टिव जोन, जिसको हम क्या कहते हैं? सवन मंडल भी कह सकते हैं। नंबर 4 है आपका फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर हमने बताया था कि फोटोन यहीं से निकलेगी और फोटोन की जो तरंगे निकलती है, फोटोन की जो ऊर्जा निकलती है, वो इस राउंड में होने के कारण इस पूरी लेयर को हमने क्या कह दिया? फोटोस्फीयर कह दिया। ये वाली जो पूरी लेयर है, ये क्या? ये आपकी फोटोस्फीयर होती है। और इसी के पश्चात नंबर 5 पे आपका क्रोमोस्फीयर होता है और आपका नंबर 6 पे कोरोना होता है, कोरोना जोन होता है। इट ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सूर्य की संरचना के द्वारा उसके सूर्य की संरचना में 6 लेयर पाई जाती है और 6 लेयर का सीक्वेंस आपको मालूम भी होना चाहिए। मुख्य रूप से यहीं से आपका जो ऊर्जा का जनन होता है और जो तरंगे होती है अभी परिचालन के द्वारा, सवन के द्वारा बाहर निकलती है और बाहर आने पर मुख्य यहाँ पे फोटोन के रूप में, यानी फोटोन जो ऊर्जा होती है फोटोन के रूप में होती है और इस ऊर्जा जहां से निकलती है इस पूरी लेयर को हमने क्या कह दिया? फोटोस्फीयर। ध्यान रखना आप, स्फीयर यानी कि फोटोन कहां से निकलती है? फोटोस्फीयर से निकलती है। फोटोस्फीयर से सूर्य की बाहरी सतह की ओर ऊर्जा का जाना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोस्फीयर से सूर्य की बाहरी सतह से विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा विकिरण के रूप में धरातल पर पहुंच जाती है। तो यहां पर एक बात कर लेते हैं आपसे फोटोस्फीयर की। देखिए दोस्तों, फोटोस्फीयर होता है, ये वाला फोटोस्फीयर होता है, इसमें क्या होता है? देखिए फोटोस्फीयर में आपके यहीं पर आपकी सन स्पॉट पाए जाते हैं, सन स्पॉट पाए जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि एक बार सन स्पॉट कहां पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सन स्पॉट को सौर कलंक होते हैं। और इस सौर कलंक अभी हम पढ़ेंगे कि सूर्यताप को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम ये आपको बता रहे थे कि सौर कलंक क्या होते हैं। ये आपके ठंडे एवं काले द्रव्य होते हैं, ठंडे एवं काले धब्बे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कूल एंड डार्क स्पॉट। ठंडे एवं काले धब्बे होते हैं, जिसका निर्माण हम बताते हैं। जिसका निर्माण क्या होता है? सूर्य के आंतरिक भाग में विक्षोभ या विस्फोट होने के कारण जो ऊर्जा निकलती है वो सौर कलंक के रूप में होती है। और इसको ठंडा शब्द से क्यों कहते हैं? ठंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी क्रोमोस्फीयर होती है, ये वाली जो आपकी क्रोमोस्फीयर होती है, यहाँ पे क्रोमोस्फीयर की तुलना में यहाँ पे तापमान -1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम पाया जाने के कारण इसको क्या नाम दे दिया? इसको ठंडे एवं काले धब्बे दे दिए। और जो सनस्पॉट बनते हैं ब्लैक कलर के डॉट होते हैं और वो बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी एवरी 11 ईयर में इनका इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट होता रहता है। तो सामान्य रूप से आपको इसकी संरचना के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो इसका व्यास होता है सूर्य का व्यास कितना होता है? पृथ्वी से व्यास होता है सूर्य का पृथ्वी से 100 गुना। और इसका आयतन पृथ्वी से कितना होता है? आयतन होता है आपका 1000 गुना। और इसकी दूरी कितनी होती है? सूर्य की दूरी देखिए, पृथ्वी से दूरी होती है इसकी 15 करोड़
किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर ये आपकी दूरी होती है। और सबसे एक फैक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो सूर्य है इसमें कितनी पृथ्वी समा सकती है। देखिए सूर्य में अब कितनी पृथ्वी समा सकती है, 13 लाख पृथ्वी इस सूर्य में समा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य इतना दूर होने के पश्चात इतना बड़ा है और पृथ्वी इतनी सारी पृथ्वी समा जाए इसमें, तो इसका आयतन और व्यास से हम मालूम कर सकते हैं कि सूर्य का ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या बताया कि व्यास कितना, आयतन कितना है और ये कितना है। और एक चीज और दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और है जो आपको मालूम नहीं होगा कि जो सूर्य की जो दूरी होती है कितनी, 15 करोड़ तो होती है, लेकिन आपको पता है एक टाइगर अगर पृथ्वी से दौड़ना स्टार्ट करे तो वो कितने साल में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, टाइगर कितने साल में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपके 151 करोड़ समय में आपके सूर्य पे पहुंचेगा। जबकि उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी स्पीड होती है 120 पर आवर के अकॉर्डिंग। वो अगर स्पीड लेके चलता है तो 151 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करेगा उसको सूर्य तक पहुंचने के लिए। कह सकते हैं उसको 151 साल लग जाएंगे उसको वहां जाने में। तो देखिए कि कितने इंटरेस्टिंग बात है सूर्य के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि आपकी कि एक टाइगर को चीते को जाने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको लग जाएगा 151 साल लग जाएंगे यदि वो 121 पर आवर की किलोमीटर की स्पीड लेके चलता है तो सूर्य तक पहुंचने में उसको कितना 151 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ रोचक जानकारी है जो आपको आनी चाहिए, केवल पूछ लिया जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सूर्य का आंतरिक भाग का तापमान कितना होता है। सूर्य का आंतरिक भाग का तापमान होता है 5 करोड़ फ़ारेनहाइट होता है। और सूर्य का जो बाहरी सतह का तापमान होता है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपको सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपको दोनों चीज मालूम होना चाहिए। सूर्य के आंतरिक भाग में तापमान ज्यादा होता है, जबकि सूर्य की बाहरी सतह पर तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एग्जाम में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आना भी चाहिए। तो ये सब हमने बात किसके बारे में की, सूर्य की संरचना को देखते हुए हमने उसकी विशेषता के आधार पर अपनी सारी बात बताई। और सूर्य क्या करता है, सूर्य के द्वारा ही पूरा पूरे सौर मंडल में इसके द्वारा ही क्या होता है, संचालन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, उसके बाद अन्य ग्रह भी होता है। यानी ये सभी ग्रह क्या करते हैं, ये सभी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी आधार पर हमने कहा कि पृथ्वी भी क्या करती है, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ही क्या करते हैं, यहाँ पे दिन रात का बनना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, और यहाँ पे कर और मकर रेखा या ध्रुवों पर दिन और रात में परिवर्तन होना। इनमें हम ये कहना चाहेंगे कि अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो पूरे ग्लोबीय स्थिति में सौर्य ताप का वितरण में कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है। और हम यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहेंगे कि इस सूर्य ताप के बारे में, इस सौर विकिरण के बारे में सबसे पहले यूनानियों ने बता दिया था कि पृथ्वी पर 5 तापमंडल पाए जाते हैं, जैसे उष्ण मंडल हो गया, शीतोष्ण मंडल हो गया और शीत मंडल हो गया। ये मंडल यूनानियों ने बता दिए थे। तो इसके आधार पर आगे बात करेंगे सूर्य ताप किस प्रकार से सूर्य ताप नियंत्रित होता है। देखिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण, यानी वितरण का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वितरण यानी कहां पर सूर्य की प्रकाश की किरणें कम या ज्यादा होगी। उसके पीछे सीधा सा फैक्ट समझना हमें ये है कि ये जो हम देखते हैं कि सामान्य रूप से ग्लोब उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, और दोनों को एक लाइन अलग करती है जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा। और इसी को प्रकाश व्रत भी कह सकते हैं, प्रकाश व्रत। देखिए प्रकाश व्रत क्यों कह रहे थे कि हमें मालूम है कि जब इक्वेटर लाइन पर सूर्य 21 जून और 22 सितंबर को या 23 मार्च और 22 सितंबर को जब लंबवत चमकता है तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होने के कारण ये दोनों गोलार्धों को विभाजित करता है। और यहाँ पर दिन रात बराबर होने के कारण प्रकाश सदा यहाँ होने के कारण इसको हमने क्या कह दिया, प्रकाश व्रत कह दिया। और हम ये देखना चाहेंगे कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, तापमान कम होना स्टार्ट हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं
तो तापमान में क्या होता है, तापमान अधिक होने लग जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमने ये कहा कि कर्क और मकर रेखाओं के मध्य का एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया उष्ण, इसको हमने कह दिया उष्ण कटिबंध, कह दिया उष्ण कटिबंध, कटिबंध। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए उष्ण कटिबंध पे ही सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश उष्ण कटिबंध में ही होने के कारण इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। विषुवत रेखा से लेकर आपके कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच का एरिया। और इसके ऊपर हम जाते हैं ये एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि उष्ण कटिबंध के पश्चात सूर्य का प्रभाव ज्यादा, सूर्य प्रकाश कहां पड़ेगा, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पे कम होगा, सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। यानी जो ध्रुवों के पास का जो एरिया, हम कहते हैं कि ध्रुवों में 6-6 महीने रात होती है, ध्रुवों में 6-6 महीने दिन होते हैं। उसके कारण क्या है कि जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध की ओर जाते हैं विषुवत रेखा से, तो सूर्य की किरणें का तिरछी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और तिरछी पड़ने के कारण उनको वायुमंडल की सघनता के साथ साथ उनको काफी दूरी तय करनी होती है। और जो सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी आती है विषुवत रेखा, कर्क मकर रेखा के पास में, वहां पे लंबवत होने के कारण तापमान ज्यादा होता है। उसका फैक्ट हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कर्क और मकर रेखा के ऊपर भी गोलार्ध में एक बार सूर्य कर्क पर और एक बार सूर्य मकर पर लंबवत चमकता है। इस कारण भी इस पूरे गोलार्ध में सूर्य का तापमान या सूर्य ताप ज्यादा, सूर्य ताप का वितरण ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि ग्लोबी दृष्टि से या पृथ्वी की ग्लोबी दृष्टि से कि हम इसको 3 मंडल में बांट सकते हैं। नंबर 1 हमने बताया उष्ण कटिबंध मंडल, नंबर 2 बताया हमने शीतोष्ण कटिबंध मंडल, नंबर 3 का हमने शीत कटिबंध। इसका एक्सटेंशन देखा जाए तो उष्ण कटिबंध का क्या होगा, 23 डिग्री हाफ एंड 20 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के एरिया को हमने क्या कह दिया, उष्ण कटिबंध कह दिया। देन आपके 30 से 66 डिग्री और 30 से 66 डिग्री तक की हम बात करें तो उसको हमने क्या कह दिया, टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध एरिया कह दिया। और 66 से ऊपर 90 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिण में यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो वहां पे शीत कटिबंध एरिया स्टार्ट हो जाएगा, ध्रुवीय एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो हम कहते भी है कि जो जलवायु होती है या जो तापमान होता है उसको हम किसकी रेखाओं के द्वारा बताते हैं, अक्षांश रेखाओं के द्वारा भी बताते हैं। और ये भी मालूम होना चाहिए अक्षांश रेखाओं के ऊपर महाद्वीप भी होते हैं, महासागर भी होते हैं, लेकिन महाद्वीप ज्यादा गर्म होते हैं महासागरों की तुलना में। उसके पीछे कारण क्या होता है कि महाद्वीप पर सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो आप प्रति इकाई क्षेत्र में बराबर पड़ती है, लेकिन जो आपका महासागर होता है वहां पे गहराई तक जाने के लिए सूर्य की किरणों को नीचे गहराई तक जाती है और तापमान को बराबर आने में समय लग जाता है। इस कारण से महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं और आपके महासागर लेट गर्म होता है। और यहीं पर आपको एक चीज यह मालूम होना चाहिए कि सूर्य के साथ में सौर स्थिरांक होता है। यानी सौर स्थिरांक क्या होता है, सोलर कांस्टेंट वैल्यू या सौर स्थिरांक, जो क्या करता है वो सूर्य की विकिरण दर को प्रदर्शित करता है और प्रति इकाई क्षेत्र पर या प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो 2 लेजली होता है या 2 कैलोरी होता है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1.96 होती है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने सौर स्थिरांक नाम दे दिया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सूर्य जो प्रकाश की किरणें होती है वो किस प्रकार से धरातल पर आ रही है और उसका इफेक्ट किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य ताप को नियंत्रित करने वाले कुछ फैक्टर भी होते हैं, जैसे हमने कहा दिन की अवधि हो गई, सन स्पॉट हो गया, या सूर्य किरणों का सापेक्षिक तिरछापन हो गया, या पृथ्वी की सूर्य से दूरी हो गया, या वायुमंडल का परावर्तन या संवहन या विकिरण के द्वारा वायुमंडल का जो पारदर्शी भाग होता है वो भी क्या करता है, वो भी आपके सूर्य ताप के नियंत्रित करना है। तो दोस्तों ये सभी जो फैक्टर है इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। तो आज आपको देखना है कि सूर्य ताप जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार थोड़ा सा रीड कीजिए, समझिए, और कोई आपको कोई विशेष जानकारी अगर लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इससे रिलेटेड या कोई भी आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके बारे में पूछिए, और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सूर्य ताप को नियंत्रित करने वाले कार्य। धन्यवाद, थैंक यू।